रिकमेंडेशन लेटर की बातें कर रहे थे हम अपने पिछले वीडियोस में। अब बात ये आती है कि अगर आप किसी से रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं या मान लीजिए अगर आपके पास चॉइस नहीं है, बहुत कम समय है, डेडलाइन आपको मीट करनी है पढ़ाई के सिलसिले में या फिर जॉब नौकरी पाने के सिलसिले में, जो रिकमेंडेशन लेटर है वो लिखा जाना है आपके द्वारा या किसी और के द्वारा, तो उस रिकमेंडेशन लेटर की आपको डेडलाइन याद होनी चाहिए। डेडलाइन इतनी ज़रूरी क्यों है? अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपको उस रिकमेंडेशन लेटर को कब तक जमा करना है, सबमिट करना है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? यानी कि समय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जिससे भी आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवाएंगे, या मान लीजिए अगर आप खुद ही अपने रिकमेंडेशन लेटर को लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी आखिरी डेट और आखिरी समय क्या है उस लेटर को सबमिट करने का, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो चाहे फिर वो नौकरी के सिलसिले में हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने समय सीमा से बाहर जाके रिकमेंडेशन लेटर सबमिट किया है तो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिससे भी आप लेटर लिखवा रहे हैं या अगर आप खुद ही अपना लेटर लिख रहे हैं, अपने आप को खुद ही रिकमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समय से पहले, निर्धारित समय से पहले ही अपना रिकमेंडेशन लेटर जो है वो सबमिट करना है। देखो, दूसरी बात इसमें एक बात और आती है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर में किस तरह का फॉर्मेट फॉलो करना है। कभी कभार आपके ऊपर नहीं होता है कि आप अपना फॉर्मेट खुद ही चूज कर सकते हैं, या यूँ कह लो कि जैसे आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं उनके पास भी कोई फॉर्मेट नहीं होता है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है पहले का, वो लिख तो बहुत अच्छा सकते हैं लेकिन उनके पास भी कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे तो आप स्टक हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी एम्प्लॉयर के पास ये रिकमेंडेशन लेटर जाना है, चाहे नौकरी के सिलसिले में हो या फिर पढ़ाई के सिलसिले में हो, किसी प्रोजेक्ट को पाने के लिए या किसी असाइनमेंट को पाने के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखवाया जा रहा हो या लिखा जा रहा हो आपके द्वारा, अपने खुद के लिए सेल्फ टेस्ट करके आपको उनसे ड्राफ्ट मांगना है, आपको उनसे फॉर्मेट मांगना है, अच्छी तरीके से देखना है कि कहीं उन्होंने फॉर्मेट या ड्राफ्ट को अटैच तो नहीं किया है। ज़्यादातर अमूमन जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, या अगर आप किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट या पढ़ाई के सिलसिले में या फिर नौकरी के सिलसिले में कहीं पे भी जा रहे हैं जहां आपके रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, वहाँ पे अमूमन एचआर की तरफ से या रिक्रूटर की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से या फिर आपके प्रोफेसर या लेक्चरर की तरफ से या जो भी आपको प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देने वाला है उनकी तरफ से एक ड्राफ्ट, एक फॉर्मेट अटैच होता ही होता है। और अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए जिससे आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं उनको भी आपको वो ड्राफ्ट फॉरवर्ड करना है, वो फॉर्मेट फॉरवर्ड करना है। इस हिसाब से वो उस रिकमेंडेशन लेटर को लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई भी फॉर्मेट आपको नहीं बताया गया है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जहाँ आपको रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करना है, या पढ़ाई के सिलसिले में मान लेते हैं, तो वहाँ मैं आपको इस तरीके का फॉर्मेट बताने वाली हूँ जो आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है और इसी फॉर्मेट को फॉरवर्ड करना है जिससे भी आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि इस फॉर्मेट में ऐसी कौन सी गजब की चीज होने वाली है जो आपको तुरंत और तुरंत सिलेक्शन करवा देगी। और ये मेरा चैलेंज है कि अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो किया, अगर आपने ये ड्राफ्ट फॉलो किया अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवाने के लिए, चाहे आप खुद लिख रहे हैं, तो नौकरी आपकी पक्की है। जो भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पाने के लिए आप रिकमेंडेशन लेटर वाला एफर्ट पुट इन कर रहे हैं वो वर्थ है। किस तरीके से? देखो, जब भी आप कोई लेटर लिखते हो, जब भी कोई पत्र या खत लिखते हो, उसमें 3 पार्ट्स तो होते हैं। आपने स्कूल में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है, लेकिन आप सब भूल जाते हो। पिछला आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो आपको याद नहीं रहता है। एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होता है और एक नीचे कंक्लूजन होता है। तो जब आप इंट्रोडक्शन में कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे आप जिससे भी रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हो उसका जो पहला पार्ट है, पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन में जो भी आपका रिकमेंडेशन लेटर लिख रहा है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा कि वो कहाँ, किस पोजीशन में, किस डेजिग्नेशन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस कंपनी में, किस एंटिटी में, किस इंडस्ट्री में काम करता है, आपको किस तरीके से जानता है, उसका आपके साथ क्या रिश्ता है और कितने समय तक उसने आपके साथ काम किया है, और आपके बारे में एक जनरल परसेप्शन उसको देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो एक भूमिका बनाना शुरू करेगा कि हाँ, मैं इस बंदे को इस तरह से जानता हूँ, मैंने इतना समय इस बंदे के साथ
स्पेंड किया है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंडस्ट्री में, इस डेजिग्नेशन पे रहते हुए, और मेरा नाम ये है और मेरा ये रिश्ता है इस बंदे के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं ही नहीं, आपका भी परसेप्शन जो है इस लड़के के बारे में ऐसा ही बनने वाला है। जब जनरल परसेप्शन, अपना इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, बस इतना ही आपको इंट्रोडक्शन में जिससे भी आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं, लिखवाना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। जब बॉडी की बात आती है, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी में आप क्या क्या लिखवाएंगे, जिससे भी आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं, या मान लो आप खुद ही अपना रिकमेंडेशन लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो बॉडी में आपको जितनी भी आपकी कॉम्पिटेंसी है, स्किल है, विल है, जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो भी आपने पास में प्रमोशंस लिए हैं, मान लो ये नौकरी के सिलसिले में रिकमेंडेशन लेटर होने वाला है। एक एग्जाम्पल के तौर में अगर आप ये नौकरी के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख रहे हैं, तो पिछली नौकरी में आपने क्या क्या प्रमोशंस लिए हैं, कितने कितने समय पे ले लिए हैं, क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, और किस किस से शाबाशी मिली है, क्या क्या रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन मिले हैं, उस सबको आपको मेंशन करना है बॉडी में। और अगर आप अपना रिकमेंडेशन लेटर खुद नहीं लिख रहे हैं, किसी से लिखवा रहे हैं, उनको ये सारे के सारे पॉइंट्स बताने हैं कि आपके क्या क्या पास में अचीवमेंट्स रहे हैं, कितने कितने समय पे आपने वो अचीवमेंट्स लिए हैं, आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स, रिकग्निशंस, किस किस ऑनर से नवाजा गया है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे सबसे गौर देने वाली बात ये है, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू के सारे सीरीज में, सारे के सारे पार्ट्स में, पिछले वीडियोस में बताया था, जब आप उस सीरीज को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर रिकमेंडेशन लेटर अलग होगा। जिस तरीके से हर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अलग होती है, जिस तरीके से हर इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे और सीवी अलग होता है, और होता ही है, आपका बायोडेटा जेडी के हिसाब से बनता है। हर इंटरव्यू के लिए आप अलग तरीके से प्रिपेयर करते हो, अलग तरीके से सवाल होते हैं, अलग तरीके से उनके जवाब होते हैं, अलग तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ्स को दिखाते हो, दर्शाते हो, अलग तरीके से आप अपनी कॉम्पिटेंसी को सामने इंटरव्यूअर के सामने पेश करते हो। इस इंटरव्यू की सीरीज को मेरे चैनल पे फिर से दोबारा से देखिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए, आप सभी को अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जिस वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल का इंटरव्यू हो, दुनिया का कोई भी इंटरव्यू हो, चैलेंज है मेरा आपको कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा अगर आपने मेरी इंटरव्यू की सीरीज फॉलो कर ली, अगर आपने मेरी इस रिकमेंडेशन लेटर वाली सीरीज को फॉलो कर लिया। बस इसी तरीके से रिकमेंडेशन लेटर में जो सेकंड सेक्शन है बॉडी, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिस तरीके से हमने इंटरव्यू सीरीज में बताया था कि हर इंटरव्यू एक अलग होता है, उसके सवाल जवाब अलग होते हैं, उसकी प्रिपरेशन अलग होती है, उसकी स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं। बस और बस उसी तरीके से रिकमेंडेशन लेटर की जो बॉडी है, यानी कि सेकंड सेक्शन है, वो भी आपका किस तरीके का इंटरव्यू है, किस तरीके का असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए आप रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं या अपने आप खुद लिख रहे हैं, उस हिसाब से आपका रिकमेंडेशन लेटर का इंट्रोडक्शन बनता है, बॉडी बनती है और कंक्लूजन भी बनता है। तो यहाँ पे मेरी टिप आप लोगों को ये रहेगी कि जो भी आपका जेडी है, यानी जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो आप जिससे भी अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं उनसे शेयर करिए, उन्हें बताइए कि आप एग्जैक्टली अपने रिकमेंडेशन लेटर में किस पॉइंट पे स्ट्रेस चाहते हैं। वो मिरर इमेज होना चाहिए आपका रिकमेंडेशन लेटर, जो आपका जेडी में रिक्वायरमेंट है। अगर आप नौकरी के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं, आप लेते हैं कि अगर आप किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट है उसकी जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, उसका मिरर इमेज होना चाहिए आपके रिकमेंडेशन लेटर का बॉडी। सिर्फ और सिर्फ बॉडी ही नहीं, उसी हिसाब से आप इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर करेंगे, उसी हिसाब से आप जिससे भी अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं या खुद लिख रहे हैं, ड्राफ्ट होगा, वो चीजें आएंगी। यानी रिकमेंडेशन लेटर कुछ और नहीं है, जो इसके 3 पार्ट्स मैंने बोले, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये कुछ और नहीं है, बल्कि ये मिरर इमेज है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन की। अगर आप नौकरी के सिलसिले में रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं, और अगर ये नौकरी के सिलसिले में नहीं है, किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए है, तो जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी मिरर इमेज होने वाला है आपका ये रिकमेंडेशन लेटर। इसी वजह से जिससे भी आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं या लिखवाएंगे या लिखवाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उनसे अपना जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर करना है, आपको इस बॉडी को शेयर करना है, यानी आपको उन्हें गाइड करना है जिस तरीके का रिकमेंडेशन लेटर आप चाहते हैं लिखवाना या खुद लिखना, क्योंकि आपने मेरा ये वीडियो देखा है। आखिरी सेक्शन का नाम है कंक्लूजन। इस कंक्लूजन सेक्शन में बहुत ही बेहतरीन चीज होने वाली है। इस कंक्लूजन सेक्शन
सेक्शन में जो आखिरी पार्ट है रिकमेंडेशन लेटर का, तीसरा सेक्शन, ये बहुत ही बेहतरीन है अपने आप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप खुद अपना रिकमेंडेशन लेटर लिख रहे हैं या किसी से लिखवा रहे हैं, वो एक स्टैंप लगाएगा, वो एक कंफर्मेशन देगा कि हाँ, जो भी मैंने ऊपर मेंशन किया है इंट्रोडक्शन में, बॉडी पार्ट में, वो सत्य है और सत्य के अलावा कुछ नहीं है। और मैं इसको रीअफर्म करता हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन एकदम सत्य है, बल्कि रीअफर्मेशन भी है, वो अपना रीअफर्मेशन दे रहा है। प्लस वो ये भी बता रहा है कि अगर आपने इस बंदे को, जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अपनी जिम्मेदारी पे, जिसका मैं बेड़ा उठा रहा हूँ, आपने अगर उसे अपनी कंपनी में ले लिया, तो इस तरीके से आपकी कंपनी को फायदा होने वाला है जो किसी और कैंडिडेट को लेके नहीं होगा। और वो फायदा कैसे होगा? वो जो स्ट्रैटेजी है वो आपको उस रिकमेंडेशन लेटर लिखवाने वाले को बतानी है। अगर उन्हें नहीं पता है, उन्हें समझाना है, गाइड करना है। इससे ज़्यादा में अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली और क्या डिटेल्स हैं इस रिकमेंडेशन लेटर के, तो आप आ सकते हैं मेरे साथ, ऑनलाइन सेशंस अरेंज कर सकते हैं। मुझे टॉपिक, इसके अलावा भी कोई टॉपिक है जो आपके जहन में आता है, जिसके बारे में आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रेन करूं, मेंटर करूं, गाइड करूं या फिर कोच या काउंसिल करूं, आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, या फिर कोई स्टार्टअप है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉइज़ को कोच करूं, ट्रेन करूं, काउंसिल करूं या फिर मेंटर करूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है verma.roli@gmail.com।